हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री सूत्रा। आज एनसीईआरटी क्लास 12 के मॉडर्न वाले हिस्से के सेकेंड लास्ट चैप्टर पे हम लोग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे हिसाब से हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में गांधी जी के भारत लौटने से 1915 जब साउथ अफ्रीका से लौट गए हैं और उनके मरने तक 1948 तक की सारी घटनाओं को मैं आपको क्रिस्प कॉन्साइज तरीके से बताने जा रहा हूं। तो बिना समय बेकार किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहली चीज, सबसे पहले इस बात को समझिए कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट तो कई लोगों ने किया, बट जितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन गांधी जी की है शायद उतनी बड़ी किसी और की नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कहती है ये पिक्चर। आप देखिए इस पिक्चर को, इनके इस पिक्चर में आपको दिख रहा है गांधी जी को कितने बड़े तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और इनके अराउंड सराउंड में और कई सारे लीडर्स हैं जिनके चेहरों को दिखाया गया है। यहां पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर से दिखाया क्या जा रहा है कि छोटे छोटे फोटोज में जो महान लीडर्स के आपके नाम है या पिक्चर्स हैं, वो सब गांधी जी के इर्द गिर्द इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। देखिए, ये किसी एक पेंटर या किसी एक व्यक्ति का थिंकिंग हो सकता है, आपकी थिंकिंग सेपरेट हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है जी नहीं यहां पे सुभाष चंद्र बोस का पिक्चर होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। आपको लगता है भगत सिंह का होना चाहिए, वो भी गलत नहीं है, सब सही है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की कल्पना है, लेकिन इस कल्पना को लेकर इस चैप्टर को बढ़ते हैं क्योंकि ये चैप्टर ही डेडिकेटेड है गांधी जी के ऊपर। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहां गांधी जी का एक पिक्चर है जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका का, लॉयर के तौर पे काम करने गए हुए थे वहां पर, और इस वक्त ये 39 साल के हैं, 39 ईयर्स ओल्ड। गांधी जी के पिक्चर को आप देख सकते हैं। और यहां पे मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट घटना या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। फॉर इंडिविजुअल्स इवन ग्रेट वंस आर मेड बाय हिस्ट्री इवन एज दे मेक हिस्ट्री। गांधी जी ने हिस्ट्री बनाया, कोई डाउट नहीं है, बट हिस्ट्री के कई सारे इंसिडेंट्स ने उनको बनाया। भाई ये कौन से इंसिडेंट है? साउथ अफ्रीका नहीं जाते, वहां पे अंग्रेजों के द्वारा जो ब्लैक लोगों पे खराब उनकी बिहेवियर थी, अगर गांधी जी को देखने को नहीं मिलता, जिस प्रकार उनको रेलवे कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया, या अंग्रेजों ने अगर नमक पर टैक्स नहीं लगाया होता, तो गांधी जी का शायद हिस्ट्री कुछ और होता। तो हिस्ट्री से वो शेप हुए एंड डेफिनेटली इन्होंने हिस्ट्री बनाई। तो वी कैन से ऑल द लीडर्स जो उस दौर के हैं या किसी भी दौर के हों, उनका पॉलिटिकल करियर उस सोसाइटी से काफी हद तक शेप होता है जिसमें वो रह रहे थे। चलिए, जैसे मैंने पहले ही कहा, यहां पे शुरुआत कर रहे हैं हम लोग जनवरी 1915 जब गांधी जी लौट कर आते हैं भारत। आप लोग सबको पता है गांधी जी लौटे 9 जनवरी को, और ये आज सेलिब्रेट होता है भारतीय प्रवासी दिवस या एनआरआई डे के तौर पर। ठीक है, अब गांधी जी आ गए। इनके गुरु कौन है? पॉलिटिकल गुरु इनके हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने इनको सजेशन दिया कि भाई जिन लोगों के लिए काम करने जा रहे हो जरा उनको तो जान लो। तो गांधी जी ने उनके सजेशन पर डिसाइड किया अगले 1 साल वो भारत में ट्रैवल करेंगे, अपने लोगों को जानना चाहेंगे, अपने देश को जानना चाहेंगे, क्योंकि सब आप लोग को पता है कि गांधी जी ऑलमोस्ट 21 साल साउथ अफ्रीका से रह के अभी वापस लौट रहे हैं। अब इसी वक्त गांधी जी का पहला सबसे मेजर अपीयरेंस होता है बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को यहां पे यूनिवर्सिटी का टैग मिला हुआ है और वहां पर गांधी जी जाते हैं। ये वहां पर एक स्पीच देते हैं, हार्ड हिटिंग स्पीच देते हैं, और ये यहां पर पहली बार भारतीय लोगों को इनके सामने इनसे रूबरू होने का मौका मिलता है। अब दूसरा मेजर घटना होती है, दूसरी मेजर घटना इनके साथ होती है, ये 1916 के लखनऊ सेशन गए हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा है 1916 का लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच दोस्ती वापस हो रही है। लेकिन इसी सेशन में गांधी जी से मिलने चंपारण का एक यूथ आता है, एक पेजेंट, एक किसान आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से निवेदन करते हैं कि गांधी जी प्लीज मदद करिए, चंपारण चलिए। चंपारण में अंग्रेजों ने नील की खेती हमसे करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, हमसे पैसा लिया जा रहा है, हमारा टैक्स, हमें बहुत कम दामों पर हमारे नील को खरीद लिया जाता है, और सबको पता है नील की खेती से जमीन की गुणवत्ता, क्वालिटी डिटोरिएट होती है। तो गांधी जी को इन्विटेशन मिलता है चंपारण आने का, और चंपारण में गांधी जी अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन
या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करते हैं 1917 अप्रैल में। छोटा मूवमेंट है। अगले साल 1918 में गांधी जी दो और छोटे मूवमेंट्स करते हैं। पहला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, दोनों उनके ही गृह राज्य गुजरात में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहां पे मिल के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखा है क्योंकि उन्हें चाहिए ज्यादा सैलरी। गांधी जी जाते हैं, वहां पे मदद करते हैं, इवन अगेंस्ट दोस्त जो कि गांधी जी के दोस्त थे। यहां अंबालाल साराभाई का नाम आता है, जो गांधी जी के दोस्त थे, उनके अगेंस्ट में गांधी जी यहां पे मदद करते हैं मजदूरों की। और 18 के ही दूसरे हाफ में गांधी जी पहुंच जाते हैं खेड़ा, सूरत के नजदीक है, और खेड़ा में यहां के पेजेंट्स, किसानों की मदद करते हैं गांधी जी। अब इन दोनों छोटे मूवमेंट और अगर चंपारण को जोड़ा जाए तो 3 स्मॉल मूवमेंट्स के बाद यहां पर 1919 में एक बड़ी घटना होती है। विश्व युद्ध एक खत्म हो चुका है और अंग्रेज अभी भी अपनी ज्यादती को जारी रखना चाहते थे। इसलिए सिडनी रॉलेट की अनुशंसा पे, रिकमेंडेशंस पे एक बड़ा ही ड्रैकोनियन कानून लाया जाता है जिसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट। गांधी जी साफ कहते हैं ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब कानून है और इसके खिलाफ हम पूरे देश भर में हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो गांधी जी अब क्या कर रहे हैं? पिछला तीनों मूवमेंट लोकलाइज्ड था, इस बार गांधी जी करने जा रहे हैं अपना बड़ा ऑल इंडिया मूवमेंट विच इज योर रॉलेट एक्ट। एंड याद रखिएगा, इसको कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। इस रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को बना दिया एक देश भर का नेता। अब ये 1919 में हो गया है। इसके तुरंत बाद एक बड़ी घटना होती है जलियनवाला बाग की। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों को मार दिया। यहां नहीं लिखा गया इस चैप्टर में, बट ये जलियनवाला बाग मैसेकर 1919 में होता है। और इसी वक्त कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो शुरू करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या जिसे कहेंगे असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कई कारण थे, जिसमें एक कारण आपका जलियनवाला बाग था, दूसरा वहीं उस वक्त मोंटागू चेमसफोर्ड एक्ट था, रॉलेट एक्ट था। ये सब तो थे, लेकिन गांधी जी ने यहां सोचा कि रॉलेट एक्ट या इस नॉन कोऑपरेशन एक्ट को जो हम चालू कर रहे हैं, इसके साथ अगर एक और चीज को जोड़ दिया जाए जिसका नाम है खिलाफत एक्ट या खिलाफत मूवमेंट। क्या है खलीफा? खलीफा है मुसलमानों के पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल हेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हुआ क्या है, विश्व युद्ध एक में तुर्की या टर्की युद्ध हार गई है, खलीफा के साथ बहुत ही खराब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गांधी जी को लगा हिंदुओं मुसलमानों को साथ लाने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत को साथ लेकर चलने की बात की। लेकिन 1922 के 5 फरवरी को होता क्या है, चौरी चौरा नाम के एक छोटे से गांव में पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। निहत्थे लमसम 22 पुलिस वालों को भीड़ ने जला दिया। गांधी जी ने कहा जी नहीं, मेरे लोग मेरे मूवमेंट को, मेरे आइडियोलॉजी को समझ नहीं पाए हैं, मैं अहिंसा से हर कुछ करना चाहता हूं। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। गांधी जी को इसके लिए जेल दे दिया जाता है। मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। दो यही बता देता हूं, गांधी जी को 23 महीने के बाद 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है। अब अगले कुछ समय, कुछ साल गांधी जी कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक कार्य पे पूरी तरह फोकस करेंगे। और इस कंस्ट्रक्टिव कार्यों में गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र है चरखा। गांधी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो वहां पे चरखा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गांधी जी अब ये चालू कर चुके हैं, ये कर रहे हैं। अब यहीं पे आता है आपके कुछ सालों के बाद 29 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। कांग्रेस लाहौर में अपना बहुत बड़ा ऐतिहासिक सेशन करती है और कांग्रेस पहली बार बोलती है कि हमको चाहिए अब पूर्ण स्वराज। और इस पूर्ण स्वराज के लिए कांग्रेस कहती है कि 26 जनवरी 1930 को हम आजादी, स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाएंगे। और यहीं पे कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस चीज से करेंगे? गांधी जी ने कहा भाई मुझे एक कारण मिल गया है। कारण क्या है? नमक। अंग्रेजों ने नमक पर लगा दिया है कर, टैक्स लगाया है, और गांधी जी ने कहा हम इसका विरोध करेंगे। वी आर गोइंग टू अपोज इट। हम इसका विरोध करने जा रहे हैं।
और बहुत जल्दी अब शुरू हो गया हमारा दांडी मार्च। गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से, अगर ये आपका गुजरात है तो साबरमती आश्रम से दांडी नाम के एक छोटे से गांव की ओर गांधी जी मूव कर गए। ये आपके समुद्र के तट पर है। वहां जाकर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बना दिया और इस तरह से कानून को तोड़ा और अंग्रेजों की नजरों में बन गए क्रिमिनल। 3 हफ्ते, ये 12 मार्च के लमसम चला आपका दांडी मार्च शुरू होता है 78 लोगों के साथ, और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच के गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ा और अंग्रेजों की नजरों में बन गए क्रिमिनल। यहां पे आप देख सकते हैं गांधी जी को सुनने के लिए लोग किस तरह बेकरार हैं, इंतजार कर रहे हैं गांधी जी सॉल्ट मार्च शुरू करें। और ये गांधी जी जब वहां पे चलने लगते हैं तो गांधी जी के साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं, शुरुआत होती है 78 लोगों के साथ, बाय द टाइम ये खत्म होता है दांडी मार्च लमसम 20,000 लोग और लाखों लोग गांधी जी के साथ मूव कर रहे थे। 20,000 तो मूव कर रहे थे और लाखों लोगों ने गांधी जी को सुना था। 240 माइल की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने लमसम 3 हफ्ते में पूरी की। अब इसी वक्त अंग्रेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, गोलमेज सम्मेलन। वो हमें बुला रहे हैं, आइए बात करेंगे, आपके जो भी मांग है उनको हम सोचेंगे। लेकिन बिना गांधी जी के, बिना कांग्रेस के ऐसी कोई भी बातचीत बेमानी है। अगर हल्के फुल्के शब्दों में कहूं, ये वैसी बात हो गई कि शादी में हर कोई तो आया, दुल्हा और दुल्हन नहीं आए। तो वही वाली बात है, कांग्रेस नहीं आई है तो भाई कोई भी डिसीजन आप गोलमेज सम्मेलन में कर लीजिए, इससे कुछ निकलने नहीं वाला है। और गांधी जी और कांग्रेस इस वक्त किस चीज में बिजी है, सीडीएम में, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जनवरी 25 को गांधी जी को रिलीज किया जाता है जेल से। गांधी जी के साथ उस समय के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर्स को रिलीज किया जाता है और ये लोग अब विचार विमर्श करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्या हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। एक फोटो देख सकते हैं आप लोग, यहां गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, महादेव देसाई हैं, जमनालाल बजाज हैं। महादेव देसाई गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी, जमनालाल बजाज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सारे लोग आपको यहां पे इस पिक्चर में दिख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस भी हैं। इन लोगों ने विचार विमर्श किया और गांधी जी को कहा, आप हमारे नेता हैं, जो डिसाइड करिएगा अच्छी बात है। गांधी जी ने कहा ठीक है, चलिए इरविन से बात करते हैं। 6 हफ्ते की बात के बाद 5 मार्च को डिसाइड हुआ गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च को हमने किया, 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट। और इस तरह कांग्रेस गई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का आप पिक्चर देख सकते हैं, यहां गांधी जी और बाकी नेता, ये गांधी जी यहां बैठे हुए हैं बाकी नेताओं के साथ। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। अब क्या करें, गांधी जी वापस आए, दोबारा से उन्होंने सीडीएम शुरू किया, लेकिन इस चैप्टर में उसकी ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। डायरेक्टली यहां पे आ गए हैं कि 1935 में सरकार ने पारित किया एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम, कानून, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, हमारा आधा कॉन्स्टिट्यूशन यहां से बोरोड है। इसी कानून के आधार पर 2 साल के बाद हमने कराया यहां पर अपने यहां इलेक्शंस, और इस इलेक्शन में कांग्रेस को बहुत बेहतरीन जीत मिली। उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। अब ये सरकारें चल रही हैं, लेकिन इसी वक्त हुआ विश्व में एक मेजर इंसिडेंट। क्या है ये? विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 2 होता है। कांग्रेस कहती है अंग्रेजों को कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, भरोसा दिलाइए कि आप इंडिपेंडेंस हमें दे देंगे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। लिलित गो इसको मना कर देता है। तो कांग्रेस तो इनको मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब लिलित गो ने इसको मना कर दिया, कांग्रेस ने कहा हम इन मिनिस्ट्री से रिजाइन कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर, यहां राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिलित गो से मिलने जा रहे हैं 13 अक्टूबर 1939 को। और अब आ जाता है हमारे पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लास्ट पार्ट, 1940 से 47 के वक्त का। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त एक तो मेजर चीज था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और इसी वक्त मुस्लिम लीग ने भी, जो सांप्रदायिकता का दामन ओढ़े हुए थे, इसने मांग कर दी कि हमें एक अलग मुल्क दीजिए, पाकिस्तान दीजिए। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पारित करके मांगा कि हमें उन तमाम एरियाज को दे दीजिए जहां मुसलमान बहुलता है, जहां पे मुस्लिम्स का मेजॉरिटी है, वो बनाएंगे हम पाकिस्तान। ये अल्टीमेटली 1947 में भारत का विभाजन हो गया। आगे चलते हैं तो अब जैसे मैंने कहा विश्व युद्ध 2 शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है।
शुरू में अंग्रेजों ने हमें अगस्त ऑफर दिया, हमने इसे रिजेक्ट किया था और इसके बदले इसके विरुद्ध हमने शुरू किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी चर्चा इस बुक में नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। जो मेजर चर्चा है वो है कि क्रिप्स जो उस वक्त के लेबर नेता थे और चर्चिल के मंत्रिमंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होल्ड करते थे, चर्चिल ने उनको इंडिया भेजा क्रिप्स मिशन लेकर। क्रिप्स मिशन इंडिया आती है, गांधी जी और कांग्रेस से बात करती है, लेकिन यह मिशन फेल हो जाता है। और यहां पर इसके फेलियर के बाद गांधी जी ने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा, इसी वक्त बाहर में चल रहा है इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस की मूवमेंट भी चल रही है। वो भारत को आजादी दिलाना चाहते हैं सेना की मदद से। और यहां पे आप देख सकते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स और गांधी जी का पिक्चर। गाइस, इसके बाद आपका 44 में गांधी जी को जेल से रिहाई मिल जाती है। बाकी सारे कांग्रेसी जेल में थे, गांधी जी को पहले रिहाई मिलती है, क्योंकि यहां पे जेल के दौरान इनकी तबियत खराब हो गई थी, 75 साल की उम्र थी, या कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया, महादेव देसाई का देहांत हो गया, तो गांधी जी पहले रिहा हुए। और इसी बीच 45 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो आपके इंग्लैंड में आ जाती है लेबर पार्टी की सरकार। और लेबर पार्टी हमेशा हमारे प्रति ज्यादा संवेदनशील थी, भारत के प्रति उनकी सिंपैथीज थी। तो लेबर पार्टी ने कहा कि हम आपके यहां भारत में कराएंगे बहुत जल्दी इलेक्शंस। और इलेक्शंस के बाद इन्होंने भेजा एक कैबिनेट मिशन प्लान, 3 कैबिनेट मेंबर्स को भारत भेजा कि बातचीत करिए, कांग्रेस और लीग के बीच जो गतिरोध है, डेडलॉक है, उसको तोड़िए। अनफॉर्चुनेटली नहीं तोड़ पाते हैं और जिन्ना यहां पे कॉल दे देते हैं डायरेक्ट एक्शन डे का। 16 अगस्त 1946 को ये डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके बाद बंगाल और कई जगहों पे भारी तौर पर दंगे होने शुरू हुए, रायट्स होने लगे। अब अंग्रेज भारत छोड़कर जाना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। और 47 के फरवरी में उन्होंने नियुक्त किया, अपॉइंट किया अपना आखिरी गवर्नर जनरल, जिसका नाम है माउंटबेटन। उस वक्त के आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा यह आखिरी गवर्नर जनरल है, इसको भेज रहे हैं, ये आपको इंडिपेंडेंस देंगे जून 1948 तक। लेकिन माउंटबेटन और हड़बड़ में थे, इन्होंने अगस्त 1947 में कहा 15 अगस्त को हम लोग आपको आजादी दे देंगे। तो 15 अगस्त को यह पावर ट्रांसफर हो गया। गांधी जी आजादी जिस दिन मिल भी गई, उस दिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वो उस वक्त दंगों को रोकने के लिए बंगाल में थे। और यह कहा जाता है गांधी जी के सबसे अच्छे, मतलब अच्छे इन द सेंस की इसमें जो गांधी जी ने जो काम किया वो करिश्मा से कम नहीं था। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद आइंस्टाइन ने कहा कि भाई 100 सालों के बाद लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतना महान आदमी कभी जमीन पे आया भी था। ये इतने महानता भर, इनके सिर्फ अनशन पे जाने से, फास्टिंग पे जाने से दोनों साइड के लोग अपने हथियार छोड़ जाते थे, बोलते थे गांधी बाबा आप मत करिए ये, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने में मारपीट नहीं करेंगे। तो ये गांधी जी के सबसे हेरोइक डेज हैं। और जब गांधी जी की इतनी बात कर ली तो गांधी जी के दो सबसे महत्वपूर्ण सिपह सलारों की तो बात कर लें। ये हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। दोनों अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय आजादी के लिए दोनों मिलकर लड़े। और गांधी जी की मृत्यु के बाद, अरे मृत्यु कैसे हो गई, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। पहले भी इन पे आक्रमण हुआ था, हमला हुआ था, आक्रमण तो नहीं कहूंगा, हमला हुआ था। 20 जनवरी 48 को भी हुआ था, लेकिन 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इसके बाद नेहरू और पटेल ने जो भी उनके बीच के मतभेद थे उसे हटाया और कहा कि भाई अब देश के लिए साथ मिलकर अपने मतभेदों को भूलकर काम करने का समय आ गया है। और अगर ये पिक्चर देखिए, ये चित्र देखिए कि गांधी जी यहां पे उनकी चिता जल रही है, उनकी चिता के दोनों ओर एक तरफ आपके नेहरू, दूसरे तरफ पटेल, और ऊपर से आपको गांधी जी इन लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये इमेज है, ये सच्चाई है। गांधी जी के बिना हमारी जो आजादी का ये पूरा मूवमेंट है ना, ये अधूरा रह जाएगा। यूपीएससी ने भी कितने सवाल पूछे हैं, हाउ वुड हैव बीन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विदाउट मिस्टर गांधी। इस तरह के स्टेटमेंट को अगर दे दिया जाए हमको, तो भाई आप कैसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूं हिस्ट्री सूत्रा के इस लेक्चर में आप लोगों को मजा आया होगा। क्लासेस अटेंड करिए, इन तमाम इंसिडेंट्स को बहुत डेप्थ में और अच्छे से एनालाइज करते हुए हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।